दोस्तों, आज की कहानी है जवानी की जोश खत्म होती जा रही है और कोई राजकुमार पसंद नहीं आ रहा है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। नबिता शुभांगी को माँ बाबूजी समझा समझा कर हार गए, लेकिन शादी के मामले में उसने किसी की ना सुनी। कोई ना कोई कमी उसे हर लड़के में नजर आ जाती और झट उसे नापसंद कर देती। लेकिन भाभी ने शुभांगी को आत्ममंथन के लिए ऐसा प्रेरित किया कि आज घड़ी की सुइयां कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार से भाग रही थी। काम निपटाते हुए पता ही नहीं चला कि कब 5 बज गए। माँ, बाबूजी और शुभांगी आने वाले थे। अनिकेत उन्हें लेने स्टेशन गए थे। बच्चे भी दादी, बाबा और बुआ के आने को लेकर उत्साहित थे। रोहित, रुचि, कोई चीज इधर उधर मत फैलाना, मैंने अभी सब ठीक किया है। मैं किचन से ही उन्हें निर्देश दे रही थी। मम्मी, हम तो स्टडी रूम में हैं, कंप्यूटर के पास, रोहित ने आश्वस्त किया। तभी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। लगता है वे लोग आ गए, मैंने सोचा और जल्दी से साड़ी ठीक कर पल्लू सिर पर लिया और दरवाज़ा खोला। बहुत दिनों बाद उनका आना हुआ था। मैंने सबके पैर छुए। खुश रहो बेटी। बाबूजी ने सदा की तरह अपना स्नेह भरा आशीर्वाद दिया और बोले, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अभी बुलाती हूँ बाबूजी, कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं। कब से आप सबका इंतजार कर रहे थे। कहते हुए मैंने बच्चों को पुकारा। रोहित, रुचि, जल्दी आओ। दादी, बाबा और बुआ आ गए। बच्चे दौड़कर आए और दादी बाबा से लिपट गए। रोहित बोला, कैसे हैं आप बाबा? आप जानते हैं हमारा नया कंप्यूटर आया है। रुचि आंखें मटकाती बोली। उत्साह से भरे दोनों बच्चे अपनी अपनी बातें बताने की होड़ में लग गए थे। चलो बुआ, आओ आओ तो आपको दिखाते हैं। अरे अरे रुको तो, अभी सांस तो लेने दो, अभी अभी तो आए हैं। चाय नाश्ते के बाद आराम से दिखाना, शुभांगी बोली। लेकिन बच्चों को सब्र कहाँ है। बुआ को अपने साथ ले जाकर ही माने। भाभी, मेरी चाय स्टडी रूम में ही भिजवा दीजिएगा, कहती शुभांगी स्टडी रूम में चली गई। और बहू, सब ठीक तो है ना? माँ जी ने स्नेहिल शब्दों में पूछा। हाँ माँ जी, सब ठीक है। लेकिन आप पहले बताइए कि आपका बीपी कब कैसा है? बाबूजी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब होना है? हमारा क्या है बहू, बुढ़ापा है, कुछ ना कुछ रोग लगा ही रहता है। पिछले हफ्ते बीपी फिर लो हो गया था, दवाइयाँ ले रही थी। इनका मोतियाबिंद अभी पूरी तरह पका नहीं है, ऑपरेशन में समय लगेगा। फिर हम ठहरे सूखे पत्ते, कब टूट जाए क्या भरोसा। ऐसा क्यों कहती है माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, शुभांगी के रिश्ते की बात कहीं तय हुई या नहीं? मैंने बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए पूछा। अरे कहाँ, इस लड़की से तो मैं तंग आ गई हूँ। कोई लड़का इसे पसंद ही नहीं आता। किसी में कोई कमी बताती है तो किसी में कोई, न जाने कौन सा राजकुमार चाहती है। क्या होगा इस लड़की का, कहती माँ के स्वर में बेबसी और आंखों में तैरते लाचारी के आंसू। एक माँ की अपनी बेटी को विदा करने की आकुलता की कहानी कह रहे थे। अपनी लाडली के भविष्य को लेकर उनकी चिंता तर्कसंगत भी थी। वह फिर बोली, हम लोग तो हार मान चुके हैं बहू। परसों ही राम गोपाल जी रितेश को लेकर इसे देखने आए थे। तुम तो जानती हो, नील की शादी में उनसे तुम्हें भी मिलवाया था। अब तो रितेश इंजीनियर हो गया है। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, नेचर भी अच्छा है। बस लड़के के बाल पीछे से कुछ सफ़ेद है। इतनी सी बात को लेकर तुनक गई। बोली, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं जानबूझकर मक्खी नहीं निगल सकती। अब तुम ही बताओ बहू, किस मुंह से उसने मना करे। तुम्हें तो शुभांगी पसंद ही आ गई है। अभी तो हमने कह दिया कि शुभांगी के भैया भाभी से राय लेकर सगाई की तारीख बताएंगे। लेकिन इस लड़की ने तो हमें दुविधा में डाल दिया है। आप परेशान ना हो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। जो काम जब होना है तभी होगा, मैंने धीरज बांधते हुए कहा। क्यों बहू,
कब तक इंतजार करे, 26 साल की हो गई है। उम्र निकलते देर थोड़ी ही लगती है, उम्र ढलने के साथ ही चेहरे के चमक भी चली जाती है। वक्त तो रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। अब तुम ही इसे समझाओ। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, मैं कोशिश करूँगी, मैं बोली। मैंने कह तो दिया, लेकिन मन आशंकाओं से भरा था, जिन्हें मैंने पूरी कुशलता से विश्वास की चादर से ढक लिया था। आज माँ बाबूजी वापस जा रहे थे, मेरे आग्रह और बच्चों की जिद पर शुभांगी को यही छोड़ दिया। शुभांगी भी किचन में मेरे साथ हाथ बटा रही थी। लाइए भाभी, पूरी मैं तलखी हूँ। अरे रहने दो शुभांगी, ससुराल में जाकर काम करना, अभी तो आराम करो। भाभी, आपने भी वही टॉपिक शुरू कर दिया। वहीं भी घर पर दिन रात यही सुनते सुनते मैं बोर हो गई हूँ। अच्छा सॉरी बाबा, लो तलो। मैं बोली। माँ बाबूजी का खाना पैक किया और सब लोग उन्हें स्टेशन छोड़ने गए। हमेशा की तरह माँ जी की आंखों से अश्रुधारा प्रभावित हो रही थी। उनका ममतामयी चेहरा सबके दिलों को बरबस बांधे रखता था। अच्छा चलते हैं बहू, रुंधे कंठ से माँ जी ने कहा। हाँ माँ जी, घर पहुँचते ही फ़ोन कीजिएगा। मैं बोली और गाड़ी चल पड़ी, जब तक दादी बाबा का चेहरा आंखों से ओझल नहीं हो गया। बच्चे उन्हें लगातार टाटा करते रहे। बच्चे अब अपनी बुआ के साथ मस्त हो गए थे। अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर के काम निपटाए ही थे कि शालिनी आ गई। भाभी जी चल रही हैं क्या? मालती जी के यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बुनाई डाली है, देख आए। मुझे भी साक्षी का स्वेटर बनाना है। शालिनी बोली। चलते हैं, बस 2 मिनट रुकिए, कहती मैं शुभांगी से बोली। शुभांगी चलो जरा, तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। मालती जी के यहाँ तो मानो महफिल जमी थी। नैना और सपना भी वहीं थी। सभी घर के कामों से निपटकर सर्दी की कुनकुनी धूप में बैठकर स्वेटर बुनने में व्यस्त थी। उनका मिल बैठकर बुनना सीखना सिखाना काबिले तारीफ था। मैंने शुभांगी को सबसे परिचित करवाया और नैना जी शादी में जाने की आपकी तैयारियां पूरी हो गई। मैंने उत्सुकता बस पूछा। हाँ भाई, हो गई। जिसकी शादी है उसे तो तैयारियां करनी ही होती है, पर शादी में जाने वालों की भी तैयारियां करने में बैंड बाज जाते हैं। नैना के इतना कहते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह फिर बोली। बच्चों की शॉपिंग तो लगता है वहां पहुंचने तक भी चलती रहेगी। मुझे बस फेशियल करवाना है और बालों में मेहंदी। आप कौन सी मेहंदी लगाती हैं? शालिनी ने उत्सुकता बस पूछा। मैं तो शहनाज की ही मेहंदी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वह तो बहुत महंगी होती है। मालती बोल उठी। महंगी तो होती है, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत स्टैंडर्ड्स के होते हैं, नैना ने उत्तर दिया। तो नमिता बोली। आजकल तो कितनी ही तरह की हेयर डाई मार्केट में आ गई हैं, जिन्हें लगाने के बाद इंतजार ज़्यादा नहीं करना पड़ता।